मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही चला रहे हैं। इनके जो मन में आता है वो किया जाता है। गहलोत ने कहा कि आज चंदे को लेकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। गहलोत ने मंत्री पीयूष गोयल तक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी मालिकों को चंदा नहीं देने पर धमकाने का काम कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि ये छापे वाली सरकार है, कोई इनके खिलाफ जाए तो छापे डलवाए जाते हैं। छापे डालने की तो उनकी फितरत है, इनकी गवर्नमेंट की, मोदी जी की और अमित शाह जी की। हमारे यहाँ छापे डाल दिए ना। हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए छापे कितने बड़े बता दीजिए। मेरे भाई जी ही पहुंच गया वहां जोधपुर में ईडी वाले। तो जब सबको मालूम है छापे वाली सरकार है ये। सीएम गहलोत ने कहा कि आज राज्यों की स्थिति सही नहीं है। पहले योजनाओं में खर्च की बड़ी राशि केंद्र वहन करता था, लेकिन आज 50-50 का हिस्सा कर दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान का जीएसटी से जुड़ा 6000 करोड़ रुपए बकाया है। राज्यों की हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। इस दौरान गहलोत ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार पर योजनाओं को लटकाने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि हमने रिफाइनरी का काम शुरू किया, इसके बाद हमारी सरकार चली गई। जब वसुंधरा राजे आई तो उन्होंने इसे लटकाने का काम किया। वसुंधरा जी हमारे स्कीमों को रोक देती है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट देकर। रिफाइनरी रोक दी हमारी, क्यों रोकी भाई उनको पूछो। रिफाइनरी रोकने का क्या तुक था उनका बताइए। शिलान्यास हो गया था उसका, आखिर में हुआ कि वो रिफाइनरी डिले हो गई। आज उनकी जो है डिले टाइम बढ़ गया, तो अभी तो रिफाइनरी लग जाती। बहरहाल सीएम गहलोत के इन जुबानी हमलों से साफ है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच ये गरम तलखी आगे भी नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी या आरएसएस भी सरकार नहीं चला रहे, केवल दो ही लोग चला रहे हैं और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो जारी होते हैं उसको लेकर के भी जांच होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पार्टी, और उन्होंने एक चंदे को लेकर के एक आरोप और लगाया है कि बाकायदा पीयूष गोयल जाते हैं और बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे चंदा मांगते हैं। वो एक अलग तरह से चंदा मांगते हैं, उन्हें लक्की बताया जाता है और जब वो पूरा पैसा नहीं देते हैं तो कहते हैं कि चलिए हम देखेंगे। साफ आरोप लगाया कि धमकाया जा रहा है चंदे के लिए। उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को लेकर दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट है और राज्यों के प्रति उनका सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी इसमें नहीं होनी चाहिए। और जो विपक्ष है उनकी आवाज दबाने के लिए ईडी या दूसरी जो जांच एजेंसी हैं उनको काम लेते हैं। महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 2 रूम का फ्लैट और उसमें छापा, 7 दिन तक ईडी का कब्जा, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी कहा गया कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि क्या तमाम चीजें ऐसी दिख रही हैं जिससे लोकतंत्र खतरे में हो सकता है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन राठौड़ जी भाजपा से जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बेबाक तरीके से उन्होंने सीधा आरोप जड़ा है और पहले भी आरोप
लगाएं, लेकिन आज साफ साफ चंदे को लेकर के जिस तरह से कहा उन्होंने, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर कहा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कैसे देखा जाए? कुछ ऐसा लग रहा है कि जो उनका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में? जी देखिए, जहाँ तक सवाल है कि जो केंद्र में जो सरकार जब भी रही है, चाहे वो भाजपा के शासन की रही हो या मतलब कांग्रेस के शासन की, हमेशा जो सरकारी एजेंसियां जो भी बनी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या और जितने भी आपके जो संगठन है, जिसमें भी मतलब जो सरकार जहां जिसको दबाव में ला सकती है उस पर प्रहार आरोप लगते रहे हैं। कभी जैसे सीबीआई को यूपीए काल के अंदर ये सरकारी तोता बताया गया था, उसी तरह से ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान पहले भी और आज में एक दूसरे विचारधारा वाले दूसरे जो दल होते हैं, विपक्ष में खासकर विपक्ष दल, ये ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। अब रहा सर लोकतंत्र का, तो जहां तक सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकारों की बात कही जाती है, तो वो भी एक तरह से एक हर शासन में विपक्ष में जो भी बैठा होता दल या उससे जुड़े हुए जो भी नेता होते हैं वो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। मैं इस राजनीति जो आरोप प्रत्यारोप जो किए गए हैं उनकी बजाय मैं इस बात पे ये केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने अपनी जो बात पे जोर दिया था, उन्होंने सबसे पहले कि राइट ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, उस पर कानून लाने की बात कही है। दूसरी बात ये है कि एक जो महिलाओं के लिए जो सैनिटेशन वाला जो नैपकिन वाला जो है उड़ान की मतलब जो है उस पर ज्यादा उन्होंने विशेष जोर दिया है, और साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र की और जो बढ़ावा देने की बात कही है उन पर उन्होंने काफी फोकस किया है। अब ये बाकी जो दूसरे जो बातें हो जाती है वो व्यक्तिगत पार्टी राजनीतिक आधार पे मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले दिनों में भाजपा भी अगर विपक्ष में कभी होगी तो वो भी इसी तरह के आरोप लगभग लगाई जाएगी, जबकि लोकतंत्र का अभी फिलहाल ऐसा कोई है नहीं कि लोकतंत्र पे कोई खतरा मंडरा रहा हो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने अपना मतलब क्या कहते हैं तेवर जरूर दिखा दिए कि वो कांग्रेस के भी तेवर होता है कि वो इन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरेगी, चाहे वो लोकतंत्र को बचाओ की मांग करे, चाहे वो आपके किसानों के आंदोलन की बात करे, महंगाई की बात करे या और दूसरी बात है। तो ये अगर इन बातों को अगर दूसरा जाए कि जो है कि जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं सोच करके दूसरी तरह से कहा जाए तो उनके ये बात थी। एक सबसे बड़ा जो बात उन्होंने अपनी बैठक में जो ये बात कही है कि मैं हर व्यक्ति के हर मानव के कल्याण के लिए मैं कुछ सोचने की उसके लिए करने के लिए कुछ सोच रहा हूं। तो ये मतलब उन्होंने अपने विचार उन्होंने इस रूप में व्यक्त किए कि मानव कल्याण इस लोकतंत्र को ज्यादा बढ़ा। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में मीट द प्रेस कार्यक्रम के दरमियान प्रेस क्लब पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में उन्होंने अपनी राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा केंद्र पर सीधा उन्होंने हमला बोला है। चलिए मदन राठौर जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कभी किसी विरोधी को दबाया जाता है तो जांच एजेंसियों को काम में लेते हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण भी दिया कि हमारी सरकार जब अस्थिर हो रही थी तो मेरे ब्रदर को एक मामले में फंसाने की पूरी कोशिश की, मेरे मिलने वालों के छापे डाले गए। ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। देखिए गहलोत जी अपनी सरकार को ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो ऊपर केंद्र की तरफ आरोप लगाते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको कि वो केंद्र पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि अपनी छवि वो स्टेट से ऊपर उठा करके राष्ट्रीय स्तर की अपनी छवि दिखाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि अभी जो समझौता हुआ है सचिन पायलट जी के और इनके बीच में कि अगला राजस्थान सचिन को सौंप दें और ये केंद्र में जाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के केंद्र के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि यदि कोई अपराध करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई गलत काम करता है तो छापे मारे जाने चाहिए, पकड़े जाना चाहिए। अभी एक इत्र व्यापारी के यहाँ करोड़ों रुपया मिल गया। आप देखिए सैकड़ों करोड़, जिसको कहना चाहिए 200, 250, 300 करोड़ रुपया एक इत्र व्यापारी के यहाँ मिल गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ये ऐसे यदि रुपया इकट्ठा करते जाएंगे तो छापे नहीं मारने चाहिए क्या? अब आप देखिए पहले आरोप लगाते थे अडानी, अब अडानी ने इन्होंने
अडानी इनके पक्ष में आ गया था, इनके साथ उसने एमओयू किया है, तो अब इन पर आरोप क्यों नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। तो ये ऐसी बातें करना मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। इनको केंद्रीय राजनीति में जाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अनर्गल आरोप लगा देना मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। अभी देखिए, जैसे अभी महेश जी ने बहुत ठीक बात कही थी कि इनको महंगाई के खिलाफ में यदि कोई बात उठानी थी, अब इन्होंने आंदोलन किया राजस्थान के अंदर, 50-60 हजार 70 हजार लोग इकट्ठे किए और महंगाई पर तो एक वाक्य नहीं बोला। सीधा क्या बोला कि बोले हिंदू और हिंदुत्व, यानी डाइवर्ट कर दिया है ना। कहाँ गंभीर है ये बिल्कुल गंभीर नहीं है इन सब विषयों पर। और ये केवल मात्र अपनी राजनीतिक चमक और दूसरा ध्यान भटकाने के लिए, क्यों राजस्थान में विकास इन्होंने कुछ भी किया नहीं, कोई ऐसा काम करके दिखा नहीं पाए। 3 वर्ष तक चुनाव 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 चुनाव, कभी पंचायत के, कभी म्यूनिसिपैलिटी के, और पंचायतों के भी 4, 5, 6 चरणों में चुनाव। यानी आधार ले लिया कि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए हम काम नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, घोषणाएं नहीं कर सकते। यानी चुनाव को भी एक मुश्त करा देना, एक ही वर्ष में करा करूं के नक्की करते तो विकास तो करते कुछ भी, लेकिन वो नहीं किया। बार बार 4-4 पंचायतों के जिलों के चुनाव करवा रहे हैं। यानी एक बहाना इनको मिल गया, चुनाव के बहाने विकास को रोक करके बैठे हैं। इनको मालूम है कि राजस्थान की जनता इनको पसंद करती नहीं है, तो अब इनका खुद का मन भी केंद्र की ओर हो गया है और वहां जाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। ये अब जैसे ये कह रहे हैं मेरे भाई पर भी छापा मारा। अरे भाई पर छापा मारा, कोई अकारण तो छापा नहीं मारा ना, कोई ना कोई तो आधार होगा, और छापा कोई तत्कालिक नहीं होता है। ये सब जानते हैं, इसको आरसी चौधरी साहब भी जानते हैं, महेश जी भी जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि इसकी कई वर्षों से छानबीन होती है, कई वर्षों से, और नजर लगा करके ये ईडी और ये इनकम टैक्स वगैरह ये सारे और उसकी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद में प्रॉपर चैनल ये फाइल जाती है और अंत में ये निर्णय होता है कि छापा मारा जाए। ऐसा थोड़ी है कि आज जज गई और ये खिलाफ में आ गए। ये कह रहे हैं हमारी सरकार अस्थिर हो रही थी तब मेरे भाई पे। अरे आपकी सरकार स्थिर कब थी? अभी आप मैं वापस आ रहा हूँ। आरसी चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी योगेंद्र जी, आपका फ्रेम नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, आप फ्रेम में आइए। और ये अभी चाय का कप है, जो चाय का कप दिखाई दे रहा है। मदन जी ने अभी सीधा कहा, और है कि जो वो उनको दिखाया था ना आईने में, जिसको दिखाया अभी आया है लाइन पे, इतनी देर तक आईने में दिखा रहे थे अपनी सरकार। वापस से करो चौधरी जी। पद्मिनी को दिखाया था ना। चौधरी जी आप थोड़ा सीरियसली आप बैठिए, क्योंकि आप कभी फ्रेम से गायब हो रहे हैं, तो आप अभी जवाब दीजिए। मदन राठौड़ जी ने जो कहा कि हमले सुनाई दे रहा है, मैं जवाब बात है, लेकिन कोई एक कारण से किसी के यहाँ छापा नहीं डाला जाता है, कोई वजह होती है, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी ऐसे नहीं करती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब यूपीए का वक्त था, जैसे महेश जी ने कहा, तो जांच एजेंसियों पे उस वक्त भी इसी तरह से आरोप लग रहे थे कि सरकार के टूल बन करके काम कर रही हैं। तो एक बहस इस पे होनी चाहिए कि जांच एजेंसियों को क्यों सरकारों के अधीन रखा जाए, या अगर हैं सरकार के अधीन रहेंगी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप आरोप लगाते हैं, बीजेपी होती है तो बीजेपी आरोप लगाती है। योगेंद्र जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सबसे पहले तो मैं नववर्ष पे जन टीवी के तमाम दर्शकों का और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम लोग देख रहे हैं उनको नववर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। आपने जिस बात का जिक्र किया कि जो एजेंसियां होता है, निश्चित रूप से सरकारों के सवाल उठाए जा सकते हैं, एजेंसियों जो सरकारों के अधीन एजेंसियां होती है उन पे सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन इस आजाद भारत के अंदर, आजाद मुल्क के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आप जैसे मीडिया के सामने आके कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये लोगों ने या राजनीतिक दलों ने आरोप नहीं लगाया। सीबीआई का जो इंस्टीट्यूशन है, सीबीआई का जो ऑफिस है, उसके आधी रात को सीआरपीएफ के द्वारा रेड मारी जाती है। ये आजाद भारत में कभी हुआ हो तो बताइए। चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो पर्सन उठाते हैं उनके रिसोर्सेज देने के लिए, वैसे व्यक्ति को हटा दिया जाता है और चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को निरस्त इसलिए कर देते हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा होता है। संवैधानिक जो संस्थान होते हैं वही लोकतंत्र के रक्षक होते हैं, और जो आप जैसा मीडिया जो चौथे स्तंभ की हुंकार भरता है वो हमने नहीं कहा। आपके ही संस्थान ने कहा कि जहां पे तानाशाही है, उन तानाशाही मुल्क के बराबर, जैसे कोरिया है, चाइना है, रशिया है, वैसे यहां पे सेंसरशिप है। अगर लोकतंत्र के स्तंभ
जो लोकतंत्र की एजेंसियां हैं, आप जानते हैं कि आप ही के मीडिया के जो समूह ने ये कहा कि किस प्रकार से सेंसरशिप है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, सीबीआई को पूरे देश ने देखा। इसलिए इस देश के अंदर सिर्फ चुनी हुई सरकार होने का मतलब ये नहीं कि आप लोकतंत्र के अंदर हैं। आप उन तमाम संवैधानिक संस्थानों पे हमला कर रहे हैं जो इस डेमोक्रेसी की रक्षा कर रहे हैं, और संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने का काम एक प्रक्रिया के तहत चल रहा है। और माननीय मदन राठौड़ साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाई के यहाँ छापे मारे। मैं इनसे कह रहा हूं, छापे तो मारने चाहिए थे जहां पे जमाखोरी कर रहे हैं, जहां पे महंगाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके पास में छापे वहीं पे मारे जाते हैं जहां पे विरोधी दल के नेताओं पे और चुनाव हो। उन्होंने इत्र व्यापारी का जिक्र किया, इतने पैसे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दल पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी बताइए ये करोड़ों रुपए कहां से निकल रहे हैं? आपने तो नोटबंदी किससे की थी? 8 नवंबर 2016 के दिन आपने कहा था। इसका मतलब आपने जनता को जो लाइनों में लगाया था, आपका मुद्दा फेल हो गया। और आपके लोग, देश के लोग जानना चाह रहे हैं, ये जो इत्र का व्यापारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो ईडी ने, आईटी ने वहां पे जो रेड मारी, वो कह रही है कि टर्नओवर है, एक व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा नहीं रख सकता, और वहां पे करोड़ रुपए टर्नओवर के तौर पे दिखाए जाते हैं। इस देश के अंदर चुनाव ही नहीं, संवैधानिक संस्थान लोकतंत्र होता है, और संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने का काम गत 7 वर्षों में सतत प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, डेमोक्रेसी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, जिन्होंने बलिदान दिए, जिन्होंने शहादतें दी, वही जानते हैं और उन्हीं को पीड़ा होती है कि किस प्रकार हमें हमारे फ्रीडम की, स्वाधीनता की रक्षा करनी है। जो लोग अंग्रेजों की मुक्ति करते थे, वो क्या जाने इस काम, उनका तो काम ही है। मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं मदन जी, एक आरोप अशोक गहलोत जी लगाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, और एक बार पहली बार नहीं, पहले भी कह चुके हैं। उनका ये कहना था कि पीयूष गोयल को बाकायदा नाम लेकर के, कि पीयूष गोयल बाकायदा जाते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें धमकाने के अंदाज में वो उनसे चंदा वसूली करते हैं। ये बाकायदा साफ आरोप लगाया, और उन्होंने कहा है कि ये छोटी बात नहीं है और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं। देखिए, पता नहीं इनको कैसे पता चल गया, ये इस प्रकार की बात करना नहीं चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति है जिसने संविधान की सौगंध लेकर के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। यदि इनके पास में कोई ऐसी सूचना होती तो निश्चित रूप से जग जाहिर कर चुके होते। केवल अंदर का आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। अभी जैसे आरसी चौधरी साहब कह रहे थे कि किस प्रकार से सेंसरशिप लगी हुई है। अरे भाई चौधरी साहब, आप 1975 25 जून को भूल गए क्या, जब पूरे प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, देश में आपातकाल लगाया था, कोई भी अखबार एडिटोरियल नहीं छाप सकता था, कोई भी समाचार वही छपता था जो कि आपका PRO जो है अप्रूव करता था या कलेक्ट्रेट से अप्रूव होता था। आप उस बात को भूलिए मत। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण चलता है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी जाती है। आपको मालूम है, जब कोविड काल था, जिस समय देश संकट में था, उस संकट के समय में देश की जनता को बचाने के लिए कोई संदेश दे रहे हैं, वो ज्यादा गंभीर है या इलेक्शन ज्यादा गंभीर है? इन बातों को तो आपको समझना चाहिए। थोड़ी देर बाद में यदि आपने दे दिया तो क्या दिक्कत की बात है? इस बात को आप, हाँ मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्शन क्यों करवाए, आप यही तो कहना चाहेंगे, लेकिन आप ही चिल्लाने लगते, आप ही हल्ला मचाते कि भाग गए, डर गए, ये नहीं हुआ, समय पर चुनाव नहीं कराए। इसलिए आरसी चौधरी साहब, हमको दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा कि कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए काम करना जरूरी है। वो एजेंसी स्वतंत्र होती है साहब, वो किसी के निर्देश पर काम नहीं करती, उनके पास सूचनाएं पहुंचती है, सूचनाएं पहुंच करके ही तैयारी होती है। अब दूसरी बात, आपने पीयूष गोयल के लिए, जो मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति ने ये बात कह दी कि धमकाते हैं। आज के जमाने में कोई धमकाने से काम चलता है क्या? धमकाते ही दूसरे समय में तत्काल बात बाहर आ जाती है। इसलिए, और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो आपकी आदत है ना, वो हमारे में नहीं है। आपके समय में किस प्रकार से दुरुपयोग करते थे? आपने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में 24 घंटे का समय दिया। रोमेश भंडारी नामक का जो राज्यपाल था, उस रोमेश भंडारी ने केवल 24 घंटे में बहुमत साबित करने के लिए दिया। दूसरे को आप 15-15 दिन देते हो, 20-20 दिन देते हो। क्या है ये? आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव हुए, आगे चुनाव हो गए थे और राजीव गांधी की हत्या हो गई।
फिर आते मदन जी, चुनाव वो 1 महीने बाद में करवाए गए। ये वो सहानुभूति मुख्यमंत्री भी के आप ही वोट के पास बटोरने है। के लिए क्या आपने दुरुपयोग नहीं किया था क्या? घर घर वो कलश लेकर के नहीं घूमे थे क्या गली गली में? ये बात क्यों बोल रहे हो? आपने दुरुपयोग किया दादा, हमने नहीं किया अभी तक। जी चलिए, तो कौन किसका दुरुपयोग? हाँ, आरसी चौधरी जी अनम्यूट करिए, आपने म्यूट कर रखा है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपके चैनल पे गरिमामय डिबेट होती है। मैं ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, मैं सम्मान करता हूँ, व्यवधान नहीं कर रहा। ये जारी रहना चाहिए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी थी कि कोविड को लेकर चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री पश्चिमी बंगाल के अंदर लाखों की भीड़ देख के और गदगद हो रहे थे और उस दिन हजारों मौतें हो रही थी और उसी दिन नहीं हुई थी, लगातार सिलसिला चल रहा था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि क्या राजनीतिक दल रैलियां निरस्त कर सकते हैं, और हमने रैलियां निरस्त की। इसलिए इन्हें साम्राज्य विस्तार से सत्ता प्राप्ति, सत्ता ही इनका एकमात्र लक्ष्य है, लोगों की रक्षा और जीवन का इन्हें कोई लक्ष्य नहीं। एक चीज एक गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। दूसरा, उन्होंने कहा आपने सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं किया, लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई है। जिस राम की जन्मभूमि को लेके खरीदारी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 मिनट में 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आस्था से, अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो चंदा दिया था, ये चंदा चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी कितनी बेखूबी से करती है, ये देश जान रहा है, देश ने देखा है इनको। ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1 रुपया 1 ईंट किसने मांगी थी, वो कहां है, कौन हिसाब दे रहा है? मैं इनसे ये कह रहा हूं कि छापे पड़ते छापे, आप कोई ऐसा दल बता दीजिए जिसपे चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों के अलावा कहीं भी मारे हो। हम इनसे कहना चाहते हैं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, जमाखोरी बढ़ी हुई है, जमाखोरी पे तो छापे नहीं मारते। इनके कृषि मंत्री आगे ये कहते हैं हमने मिलावट को रोका, इसके महंगाई हो गई। इसका मतलब 6 साल तक आपने लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया, मिलावट का खाद्यान्न तेल दिया। ये देश आज इनकी बात को जान रहा है। ये झूठ और लूट की सरकार है। 2 काम करती है, या तो झूठ बोलना या लूट करना। पेट्रोल और डीजल पे जो 5 रुपए और 10 रुपए इन्होंने कम किया, आज वही कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, उसके बावजूद 4 नवंबर से 1 पैसा कम नहीं किया। ये लूट की सरकार है, जो आम आदमी को, जो इस वैश्विक महामारी में कोविड में राहत चाहिए, वहां पे ये उसके ऊपर महंगाई का उपहार दे रही है। लेकिन आरसी चौधरी जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आप लोग मानते हैं इसको, और महंगाई पहली बार नहीं, हमेशा मुद्दा रहता है। अभी मदन राठौड़ जी नहीं, बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि जब राहुल गांधी यहाँ रैली में करने आए थे हल्ला बोल, तो मुद्दा तो महंगाई का, तो उसे डाइवर्ट क्यों किया? या आप पे आरोप लगा रहे हैं कि डाइवर्ट करने के लिए हिंदू और हिंदुत्व का पासा फेंका गया। जवाब दो। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा सड़कें, नाली, ये विकास का काम छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने राम को बचाया। ये जो राम, जो दुनिया की, देश के लोगों की आस्था का केंद्र था, उसको बचाने का काम ये करते हैं, और विकास के मुद्दे पे कहते हैं ये कोई चर्चा नहीं। तो इसको तो कोई नैतिक हक ही नहीं कि ये मुद्दों पे बात करें जो लोगों की जरूरत हो सके। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं मदन राठौड़ साहब से, कि आप कह रहे हैं बार बार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान से 25 सांसद गए, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद ये बता दे, देश के प्रधानमंत्री ने 13 जिलों का नाम लेके कहा था ईस्ट कैनाल परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करा सके। राजस्थान के इससे पूर्ववर्ती जो यूपीए की सरकार थी, 90-10 का रेशियो रहता था, 70-30 का रेशियो रहता था, वो आज 50-50 पे कर दी। आज जो हमारा जो रेवेन्यू था, वो केंद्र की सरकार ने जीएसटी लागू करने के बाद में संविधान का सबसे पहला उल्लंघन केंद्र की सरकार ने किया, जो 5 साल का दायित्व देना था। और योगेंद्र जी, मैं हाथ जोड़ के करबत करना चाहता हूं, निश्चित रूप से महंगाइयां रही होगी सरकारों में, लेकिन ये महंगाई सरकार के जनित है। ये महंगाई परिस्थितियों पे नहीं, सरकार ने पैदा की है। जब 108 रुपए क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें थी, तब 412 रुपए में गैस का सिलेंडर देते थे, आज 1000 रुपए का इन्होंने किया है। 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देके हमने जनता को राहत दी। आज ये जनता को लूटने का काम करते हैं। 30 रुपए पेट्रोल
प्रति लीटर जो वादा करने वाले लोग आज आने के बाद में 100 रुपए उसको पहुंचाया। खाने का इन गाड़ी का ईंधन 100 रुपए पार, खाने का तेल 200 पार, सिलेंडर 1000 पार। ये भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट है। इसलिए ये जो महंगाई है, ये महंगाई परिस्थितियों जन्य नहीं, ये सरकार की अक्रमण्यता का कारण। चलिए वापस आ रहा हूं आपके पास में। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या वास्तव में जांच एजेंसियों को लेकर के सभी राजनीतिक दलों को या सरकारों को इस पे कुछ गौर करना चाहिए? क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, जांच एजेंसियां, अधिकारी बदल सकते हैं लेकिन एजेंसी तो वही रहनी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एजेंसी तो वही रहनी है। सवाल ये है कि उनको स्वतंत्रता स्वायत्ता मिलती है या नहीं। कायदे से तो स्वतंत्र है, एजेंसी बनाई इसी वजह से गई है कि कहा जाता है एक्चुअल में क्या है कि उसके दिशा निर्देश जो सत्ता में होता है उसके अनुसार काम होते हैं। ये चाहे वो किसी भी यूपीए हो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, एक दूसरे एजेंसियों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करती है कि हमारी जो कमीज या कॉलर है वो उजली है और दूसरों की मतलब मेली है। तो ये सारी जो चीजें इस एजेंसियों को राजनीति का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। होना ये चाहिए कि इनको निष्पक्ष जांच करने देनी चाहिए, स्वायत्ता देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, न कि अपने उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए आरोप है और आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं जांच एजेंसियों को लेकर के सरकारों पर। जांच एजेंसी पे सीधा नहीं, ये तो बीजेपी को भी भरोसा है, कांग्रेस को भी भरोसा है कि जांच एजेंसियां रिमोट से चल रही हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर चुका है इस पे। एक बार फिर वही तैयारी लग रही है, अगर जो राजनीतिक दल एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर के। लेकिन गौर ये करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार मुझे अच्छे से ध्यान है कि पार्लियामेंट के ही सेशन के दरमियान एक बात कही थी उन्होंने कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी पूरे मजे लेती है, कोई ना कोई लायबिलिटी तय करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक सुधार या एजेंसियों की फ्रीडम जो कायदे से रूल्स में है उसे कायम रखना चाहिए और तभी मुझे लगता है कि लोकतंत्र की ब्यूटी बनी रहेगी। अन्यथा तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से कोई आरोप भी लगाए, कोई नई डेफिनेशन गढ़ेगा इसको, तो उससे सॉल्यूशन होगा नहीं। सॉल्यूशन पे जरूर गौर करना चाहिए। पार्लियामेंट इसी वजह से बना, असेंबली इसी वजह से बनी हुई है जिसपे खुल करके बहस होनी चाहिए और चर्चा की जानी चाहिए कि होना क्या चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।